अनंत विजय जी, अब जो तस्वीर, मैं क्षेत्रवार बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश के पहले 8 नाम हमने सामने रखे, जिसमें अनुप्रिया पटेल हैं, जिसमें पंकज चौधरी भी हैं, ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद भी है, पहले तो ठाकुर चेहरा राजनाथ सिंह भी, बिल्कुल। ये 8 चेहरे कास्ट इक्वेशन के लिहाज से भी और नाम ऐड होंगे, लेकिन फिलहाल ये 8 चेहरे दिखाई दे रहे हैं। एक तो मुझे लगता है कि कास्ट इक्वेशन जिस प्रकार से बीजेपी ने अभी इसको करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी आगे चल के, क्योंकि इसमें जो कुर्मियों का 2 रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है, एक अपना दल की और एक पंकज चौधरी शायद दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों कुर्मी समाज से वोट नहीं मिला इस बार भारतीय जनता पार्टी को, अगर वोटिंग के दौरान आप देखें तो। और लेकिन अब गठबंधन की मजबूरी है, अब तो इसको मजबूरी कहा जाएगा ना, कि गठबंधन, या चलो गठबंधन का धर्म कह लीजिए, मजबूरी ना कहना चाहे तो, या फिर जरूरी है वही तो अनुप्रिया पटेल को तो देना ही पड़ेगा। अनुप्रिया पटेल का प्रभाव कितना रहा इस बार हम लोगों ने देखा, हम यहीं स्टूडियो में थे जब चुनाव परिणाम आ रहे थे, तो मिर्जापुर की सीट भी बड़ी मुश्किल से जीत पा रही थी वो, लगातार कभी पीछे कभी आगे कभी पीछे। उसके अलावा ब्राह्मण चेहरा में जिस प्रकार से इन्होंने जितिन प्रसाद को चुना, जितिन प्रसाद के बारे में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो युवा है, सब कुछ है, अच्छे हैं, संजीदा हैं, लेकिन उनकी बैकग्राउंड कांग्रेस की है। आपको एक ऐसा व्यक्ति चुन के लाना पड़ेगा जो भाजपा बैकग्राउंड का हो, जिसकी शिक्षा दीक्षा जो संघ में भी दीक्षित हो, ऐसा एक ब्राह्मण फेस लाना पड़ेगा जो दबंगई से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो समाज है वो पूरा सामंतवादी समाज है। वहाँ बहुत सोफिस्टिकेटेड लीडर बहुत एक्सेल नहीं करता, आपको बहुत आक्रामकता के साथ अपनी राजनीति करनी पड़ती है। और जिस प्रकार से वहाँ ब्रजभूषण शरण जी ने अभी कुछ बयान दे दिया उन्होंने कि अगर मैं मुंह खोल लूँगा तो भूचाल आ जाएगा भाजपा की हार पर, तो आने वाले दिनों में अगर मीनाक्षी जी आप देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत आसान नहीं होने जा रही है, वो थोड़ी और जटिल होगी। उस जटिलता को ध्यान में रखते हुए हो सकता है इस मंत्रिमंडल का गठन किया, मतलब रिप्रेजेंटेशन दिया गया हो, लेकिन जो कठिनाई उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, ये तो अभी 8 नाम आरती जी दिखाई दे रहे हैं और ये नाम तो अभी इसमें और ऐड होंगे, ये तो वो चेहरे हैं। और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी सरप्राइज करने के लिए जाने जा रहे हैं। वो मीनाक्षी, ये भी हो सकता है कि शाम तक ही हमें सरप्राइज मिल जाए कुछ और। बिल्कुल हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है अपने क्षेत्र में छूट गए हो, नहीं पहुंच पाए हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब इसलिए जो अभी सूची दिखा रही है, जो इंडिया टीवी के स्क्रीन पर हमें दिखाया जा रहा है, उसके आधार पर मैंने ये टिप्पणी की। तो ये जो 8 नाम उत्तर प्रदेश के दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये नाम, जैसे अभी अनंत जी कह रहे थे कि कुछ एग्रेसिव फेसेस की जरूरत है, खासतौर पर जब ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधित्व की बात आती है? देखिए मीनाक्षी जी, उत्तर प्रदेश में जो डिबाकल हुआ है बीजेपी का, वो बेशक एक्सेप्ट करे या नहीं करे, पब्लिकली इसको डिस्कस करे या नहीं करे, लेकिन डिबाकल तो सामने दिख रहा है कि जो पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई 70 से ऊपर सीटें आएंगी और वो 37 सीट्स पे रुक जाती है, तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का जो डायनामिक है वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, अभी टूटा हुआ है। और आपको सारी कास्ट को इकट्ठे लाना पड़ेगा, आपको सारे कास्ट इश्यूज, खासकर दलित इश्यूज, मैं कहूँगी कि दलित्स के लिए सबसे ज़्यादा जो कंसर्न मुझे लगा इस बार कि दलित वोट इनके साथ नहीं आया और वो समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें एड्रेस करने के लिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या का राम मंदिर बनाने के बाद अगर ये सब हुआ है, तो मुझे लगता है कि खास इनका फोकस उत्तर प्रदेश ही रहेगा। और मैं बिल्कुल आनंद जी के साथ एग्री करती हूँ कि जितिन प्रसाद मुझे नहीं लगता है कि एक्सेप्टेबल फेस है, क्योंकि उनका कांग्रेस का बैकग्राउंड है, वो नहीं माने जाते हैं। जो कार्यकर्ता ग्राउंड पे सारे जितने भी आप उत्तर प्रदेश के लोगों से अभी बात करें तो वो यही कह रहे हैं कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ कोई लिंक नहीं था, बात नहीं हो रही थी, बहुत सारे इश्यूज हुए हैं